स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु कश्यप। जैसे कि पिछले 2 क्लासेस में हमने बाल विकास के बारे में पढ़ा और पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ा। आज ये हिंदी की पहली क्लास है जिसमें हम बात करेंगे भाषा अर्जन और अधिगम की। उससे पहले हम बात करते हैं कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि लाइव क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो आप परेशान ना हो, हम शीघ्र ही कोशिश करेंगे। जो 8 बजे का हमारा लेक्चर आता है तो 8 बजे कोशिश करेंगे कि शीघ्र ही हम आपको जल्द से जल्द आपको हम लाइव क्लासेस दें। हम पूरी कोशिश करेंगे इसके लिए। हम अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आती है कि मान लीजिए कुछ हम टॉपिक पढ़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आपको हम पढ़ लेंगे और अगले दिन हम वीडियो में उसको हम डाउट को क्लियर कर देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आज हम बात करेंगे भाषा अर्जन की और अधिगम की। तो अच्छे से पूरा चैप्टर डिस्क्राइब करेंगे, हम बताएंगे अच्छे से आपको, लास्ट में आपको पूरा अभ्यास कराएंगे हम। तो ये मान लीजिए कि आपको 1 से 2 नंबर आपको बिल्कुल मिलने तय हैं आज की क्लास से। अगर आप पूरी क्लास करते हैं तो ये मान लीजिए आपको 15 नंबर जो शिक्षा शास्त्र आता है उसमें से आपको 2 नंबर 3 नंबर आपको मिलना बिल्कुल तय है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको ये जो PDF है इसका वो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे हमारे, और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं भाषा अर्जन और अधिगम की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि आप कितना सीख रहे हैं और आपको कितना आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम भाषा अर्जन और अधिगम की। तो बात करते हैं हम भाषा की। जैसा कि हम जानते हैं भाषा क्या होती है, अपने विचारों को, अपने भावों को हम जब अर्थपूर्ण शब्दों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो वो भाषा कहलाती है ना। हमारे मन के जो विचार हैं अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो जो माध्यम होता है उसको हम भाषा कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। भाषा क्या होती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। जैसे कि हमने अंग्रेजी में पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये जो क्रम होता है बिल्कुल निश्चित होता है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो भाषा होती है एक नियमबद्ध व्यवस्था के साथ सीखी जाती है या ये नियमबद्ध होती है। जैसा कि स्वीट ने भी कहा हुआ है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रस्तुत करना ही क्या है, भाषा है। तो इन्होंने कहा है अगर हम ध्वनि के द्वारा जो भी शब्द उच्चारित कर रहे हैं या अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं वो क्या होती है, भाषा होती है। तो ये बात हुई भाषा की। लेकिन अगर आप देखा जाए भाषा कितने प्रकार की होती हैं, तो महत्वपूर्ण जो प्रकार हैं हम जान लेते हैं। वैसे भाषा के कई प्रकार होते हैं, जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, मातृभाषा है और द्वितीयक भाषा है। मातृभाषा की बात करें हम, अपनी क्षेत्रीय भाषा की बात करें हम, जैसे मान लीजिए हम हिंदी भाषी हैं तो हम यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, तो हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। जैसे कि हम सीटेट की बात करें तो प्राथमिक या प्राइमरी भाषा में हमने या पहली भाषा में हमने हिंदी लिया होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भाषा अर्जन की, क्योंकि जो मातृभाषा होती है वो भाषा अर्जन के द्वारा सीखी जाती है। लेकिन जो भाषा अधिगम होता है, अधिगम मतलब होता है सीखना, वहाँ पे हम बात करेंगे द्वितीयक भाषा की, चाहे वो अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो या मराठी या कोई भी भाषा हो। तो बात करेंगे हम, भाषा की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे बात करेंगे हम भाषा अर्जन की। ध्यान दीजिएगा भाषा अर्जन कैसा होता है। बात करते हैं वातावरण के साथ समायोजन करना, या हम कहें भाषा को आत्मसात करना, ये क्या होता है, भाषा अर्जन होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, ये निरीक्षण के द्वारा भाषा अर्जन होता है। अगर बच्चा कोई चीज़ निरीक्षण कर रहा है तो वहाँ पे भाषा को अर्जन करेगा और सीखेगा। और दूसरी बात, अनुकरण करके भी ये सीखता है। तो अगर बच्चा कोई भाषा को सीख रहा है अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, है ना, तो ये स्वतः सीख जाता है। ये भाषा अर्जन की बात होती है यहाँ पे। भाषा अर्जन के माध्यम से जो बालक भाषा को सीखता है, किस भाषा को सीखता है, वो मातृभाषा को सीखता है ना। तो ये कहेंगे हम कि बालक जब भाषा का अर्जन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा अपनी मातृभाषा को ग्रहण कर रहा है। अर्जन का अर्थ ही होता है क्या, ग्रहण करना। आगे बढ़ते हैं हम, बात करेंगे हम भाषा के अधिगम की। मतलब जो बात करेंगे सेकेंडरी लैंग्वेज को सीखने की क्या तरीके होते हैं, कैसे हम सीख सकते हैं। तो भाई क्या है, व्यवहार परिवर्तन द्वारा भाषा सीखना। जैसा कि हम जानते हैं व्यवहार परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अगर हम कुछ सीख रहे हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो क्या है, सीखना नहीं है। तो अगर व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, हम कोई भाषा को सीख रहे हैं, तो वो अधिगम होता है। तो भाषा अधिगम के अंतर्गत द्वितीयक भाषा आती है
जो सेकेंडरी लैंग्वेज होती है, जैसे कि हम मान लीजिए हम इंग्लिश या संस्कृत सीखते हैं। और दूसरी बात क्या है, दूसरों की सहायता से अधिगम के द्वारा सीखना। ये भाषा क्या होती है, हम दूसरों की सहायता से सीखते हैं, जैसे कि क्लास में हो गया, कक्षा में हो गया, विद्यालय में हो गया, हम भाषा को सीखते हैं। उदाहरण में क्या दिया गया है, द्वितीयक भाषा को सीखना। तो ये बात हुई आज भाषा अर्जन और अधिगम की। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम। आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर। तो एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा में अक्सर आता रहता है कि अगर हम बात करें किसी परिवेश की, तो परिवेश में बच्चा भाषा को अर्जित करता है और सीखता भी है, मतलब अधिगम भी करता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अगर हम अंतर की बात करें तो हम अंतर कैसे कर सकते हैं। तो अंतर हम कर सकते हैं परिवेश से, है ना। तो यहाँ पे परिवेश काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ अंतर की हम। तो पहला एक तरफ लिखा हुआ है भाषा अर्जन, एक तरफ लिखा हुआ है भाषा अधिगम। तो भाई भाषा अर्जन की बात करते हैं पहले पॉइंट में, देखिएगा आप लोग। तो पहला पॉइंट क्या है, भाषा जो होती है समृद्ध भाषा परिवेश के माध्यम से सीखी जाती है। अब समृद्ध भाषा परिवेश क्या होता है ये जान लेते हैं हम। समृद्ध का अर्थ है जहाँ पे सभी चीज़ें परिपूर्ण हो। जैसे कि जानते होंगे आप लोग, भाषा कौशल 4 होते हैं, सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है। तो बालक को हम ऐसे परिवेश प्रस्तुत करेंगे जहाँ पे बच्चों को चारों कौशलों का विकास हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समृद्ध भाषा परिवेश कहते हैं। दूसरी तरफ देखिए, हम बात करेंगे अगर हम अधिगम की, तो ये क्या होता है, व्यक्तिगत अवधान पे निर्भर करता है। जैसे हम ये कह सकते हैं भाषा अधिगम बिना भाषाई परिवेश के बिना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत अवधान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। व्यक्तिगत अवधान क्या है, अटेंशन है ना। अगर आपकी हमारी अटेंशन नहीं होगी तो चाहे इंग्लिश हो चाहे संस्कृत हम उसको हम सीख नहीं सकेंगे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सहज और स्वाभाविक। भाई जो भाषा अर्जन होता है सहज होता है, स्वाभाविक होता है, सरल होता है ना। बच्चा जैसे ही परिवेश में आता है या माँ के गर्भ से पैदा होता है तो वो बच्चा भाषा को आसानी से सीख जाता है, सहजतापूर्वक परिवेश से सीख जाता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि हम उसको बोलना सिखाते हैं, वो बोलना स्वतः ही सीख जाता है और सुनना भी स्वतः ही सीख जाता है। कभी कभी प्रश्न आता है एग्ज़ाम में कि बालक जब विद्यालय आता है तो क्या क्या सीख के आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जब विद्यालय में आता है तो अपनी भाषाई पूंजी से लैस होता है, उसको सुनना और बोलना आता है। सिर्फ हमें क्या सिखाना है, पढ़ना और लिखना। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, विभिन्न रूपों का प्रयोग। भाई ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करेंगे भाषा अर्जन की, तो अगर जितना हम विभिन्न रूपों का प्रयोग कर रहे हैं, वैविध्य छटाओं का प्रयोग कर रहे हैं, ये शब्द लिखते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो विभिन्न रूपों का प्रयोग करें हम, वैविध्यपूर्ण परिवेश का प्रयोग करें हम, तो वहाँ से हम भाषा को आसानी से अर्जित कर सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अधिगम की। तो अधिगम जो होता है वो व्याकरण पर निर्भर करता है ना। भाषा अधिगम में जो बात करें भाषा की, तो भाषा क्या होती है, वो व्याकरण, जो व्याकरण की पाठ्य पुस्तक होती है उस पर निर्भर करती है ना। इससे शिक्षण दिया जाता है, बच्चे को ग्रामर सिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, विभिन्न रूपों के द्वारा प्रयोग करके सिखाया जाता है। जितना हम प्रयोग करेंगे उतना हम भाषा को अर्जित करेंगे। चौथा पॉइंट है, जो भाषा अर्जन होता है वो सहज भाषिक नियम होते हैं। मतलब बालक अपने भाषा के नियम खुद ही बना सकता है। जैसे बच्चे को खाना खाना है तो क्या कहेगा, माँ मुझे खाना चाहिए, है ना। हमने उसको सिखाया नहीं है, बच्चे ने सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, खुद से लगा ली वो, है ना। तो ये क्या होता है, भाषा अर्जन में जो भाषिक नियम होते हैं वो सहज होते हैं, बच्चा खुद से ही बना लेता है। हमें उन्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करेंगे हम अधिगम की। तो जो भाई अधिगम में क्या होता है, व्याकरण के नियम बच्चों को सिखाया जाता है, रटाया जाता है ना। रटाना तो गलत हो गया, सिखाया जाता है। तो ये बात हुई भाषा अर्जन की और अधिगम की। आगे बढ़ते हैं भाई हम, पांचवा पॉइंट और दिया गया है। तो भाई अब बात करें हम पांचवें पॉइंट की, तो मातृभाषा का प्रयोग। जैसे कि हम जानते हैं अगर हम भाषा को अर्जित कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम मातृभाषा का काफ़ी प्रयोग करते हैं। बिना मातृभाषा के हम भाषा को अर्जित कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर द्वितीयक भाषा की बात करेंगे तो यहाँ पे हम
मातृभाषा के साथ में द्वितीय भाषा का भी हम प्रयोग बेहतर तरीके से करेंगे। तो ये बात हुई हमारी भाषा अर्जन की और अधिगम की। आगे बढ़ते हैं भाई हम। आगे दिया गया है भाषा अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। ध्यान दीजिएगा, तो जो अवधारणाएं हैं इनकी, जो इनका कॉन्सेप्ट है, इसको बांटा गया है दो भागों में। पहला है व्यवहारवादी अवधारणा। पहला कौन सी है भाई? व्यवहारवादी अवधारणा। दूसरी है संज्ञानवादी अवधारणा। जैसे कि आप जानते हैं, पहला नाम से ही जाहिर है व्यवहार की बात हो रही है। मतलब व्यवहार क्या है? जब हम बार बार किसी चीज़ का प्रयास करते हैं, प्रयोग करते हैं या अभ्यास करते हैं, तो हम चीज़ों को व्यवहार से ही सीख जाते हैं। जैसे थॉर्नडाइक ने भी कहा था कि हम अभ्यास कर करके चीज़ों को सीख सकते हैं और कमियों को अपनी कम कर सकते हैं। तो व्यवहारवादी अवधारणा क्या होती है कि व्यवहारवादी अवधारणा के अंतर्गत हम बार बार प्रयास करके भाषा को अभ्यास के द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ पे बात होती है अभ्यास की। उदाहरण हम लेते हैं, तो यहाँ बात होगी थॉर्नडाइक की, स्किनर की, पावलोव की। तो ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस अवधारणा को बल दिया। किन्होंने दिया है भाई? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने। आप लोग लिखते रहिएगा साथ में, कुछ चीज़ें स्लाइड में नहीं लिखी हुई हैं। आगे बात करेंगे संज्ञानवादी अवधारणा की, सेकंड की। तो नाम से ही जाहिर है बात हो रही संज्ञान की। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, जहाँ हम कहें मानसिक क्रिया, है ना। तो बात करेंगे हम संज्ञानवादी अवधारणा की। यह अवधारणा भाषा को मानसिक क्रियाओं के द्वारा आत्मसात करने पर बल देती है। मतलब जो भी मेंटल अप्रोच है, उनको हम क्या करते हैं? आत्मसात करते हैं और हम उसको सीखने का प्रयास करते हैं। इस अवधारणा के अंतर्गत हम भाषा को दिमाग की सहायता सीखते हैं। जितना हम दिमाग लगाएंगे उतना हम भाषा को सीख सकेंगे। जैसे कि बात करें उदाहरण की, तो इसके अंतर्गत आते हैं पियाजे आते हैं, वाइगोस्की आते हैं और चॉम्स्की आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों, पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं, चॉम्स्की है। तो देखा जाए भाई, तो यहाँ पे संज्ञानवादी अवधारणा के बारे में काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे वो पियाजे के बारे में हो, चाहे वाइगोस्की के बारे में हो, चाहे चॉम्स्की के बारे में हो। आपको एक प्रश्न तो परीक्षा में मिलेगा, बिल्कुल तय है, अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बात करते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा को सीखना, कि कैसे कैसे हम भाषा को सीख सकते हैं और सबकी क्या क्या राय रही भाषा सीखने के लिए। तो स्टार्ट करेंगे हम स्किनर से और पावलोव से। जैसे कि हम जानते हैं, स्किनर और पावलोव क्या है? व्यवहारवादी अवधारणा वाले मनोवैज्ञानिक है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जब भाषा होती है, हम व्यवहार से सीख सकते हैं। इनके अनुसार जब बच्चे का भाषा का विकास होता है, तो वो अभ्यास के द्वारा होता है, नकल करने के द्वारा होता है और रटने के द्वारा होता है ना। स्किनर और पावलोव का मानना था कि अगर बच्चा भाषा को बार बार प्रयोग करके सीखता है, बार बार प्रयास करता है और अभ्यास करता है और अनुकरण करता है, सब नोट करते रहिएगा आप लोग, अनुकरण करता है, तो भाषा को आसानी से और जल्दी से जल्दी सीख जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अनुकरण का अर्थ क्या होता है? नकल करना, है ना, या कॉपी करना। कॉपी करके किसी चीज़ को सीखने, जैसे बच्चे होते नहीं, छोटे होते हैं, कुछ काम हम करते हैं तो देखा देखी वो भी करने का प्रयास करते हैं। तो ये बात हुई भाई अनुकरण की, है ना। कि जैसे मान लीजिए कोई अध्यापक बोलता है तो बच्चा पीछे पीछे उसको अनुसरण करते हैं, वही लाइनों को बोलते हैं। जब बच्चा, मान लीजिए अध्यापक कोई कविता पढ़ा रहा है, तो वो अध्यापक कविता की एक लाइन बोलता है तो बच्चे भी उसको अनुकरण करते हैं। तो ये क्या होती है? अनुकरण विधि होती है, जिन पर बात की स्किनर और पावलोव ने। आगे बात करेंगे भाई हम नाम चॉम्स्की की। तो भाई नाम चॉम्स्की ने क्या कहा भाई? ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, स्किनर की एक पुस्तक है वर्बल बिहेवियर, है ना। तो वर्बल बिहेवियर में उन्होंने भाषा के विस्तार को काफ़ी वर्णन किया है, अच्छे से बताया है। उन्होंने बताया है कि जो भाषा जो होती है सीखने के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, अनुकरण के द्वारा सीखती है, लेकिन नाम चॉम्स्की ने उसको अच्छे से परखा, देखा, पढ़ा। फिर उसके बाद उन्होंने खुद का एक कॉन्सेप्ट बताया कि भाई जो स्किनर या पावलोव ने बताया है, या हम कहें कि स्किनर की वर्बल बिहेवियर में बताया गया है कि जो भाषा होती अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या किया? पूरे भाषा को सीखने का जो अनुकरण का माध्यम था, उसका पूरा सिस्टम हिला दिया। इन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बच्चे की भाषा जो होती है वो जन्मजात होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
भाषिक क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। किसने कहा? नॉम चॉम्स्की ने कहा। मतलब बच्चा भाषा को सीख सकता है, उसके अंदर जन्मजात कैपेबिलिटी पाई जाती है। बस हमें क्या करना है, उसको थोड़ा सा पुशअप करना है, थोड़ा सा बल देना है, धक्का देना है, वो भाषा को सीखने लगेगा और बोलने लगेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे को परिवेश में डालो। भाई ये नॉम चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। इनका मानना था कि बच्चा भाषा को जन्मजात उसके अंदर क्षमता पाई जाती है सीखने की, वो आसानी से सीख सकता है। आगे बात करेंगे भाई सर्वभाषा व्याकरण की। भाई ये सर्वभाषा व्याकरण क्या होता है? जैसे कि बात करिए हम चॉम्स्की की। चॉम्स्की ने कहा था कि बिना पढ़ाए गए बच्चे जिस दर से शब्दों को या व्याकरण को अर्जित करते हैं, उसकी व्याख्या मात्र अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर नहीं की जा सकती, है ना। ये नहीं है कि अधिगम के जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग बता दें कि बच्चा कितनी भाषा को सीख रहा है, कितने शब्दों को ग्रहण कर रहा है, ऐसा नहीं है। बच्चे ऐसे वाक्य भी बनाते हैं जिन्हें उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया हुआ है ना। सभी बच्चों में भाषा विकास के लिए एक विशेष अवधि होती है, जैसे जानते हैं आप लोग। इनका मानना है कि भाषा विकास जो होता है शारीरिक परिपक्वता की तरह होता है, जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चे में क्या होता है, स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है ना। तो ये बात हुई भाई स्वर भाषा की। स्वर भाषा क्या होती है कि बच्चा जो होते हैं स्वर भाषा व्याकरण के साथ ही जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी व्याकरण उनको सिखाई जाती है, मातृभाषा ने बच्चों को सिखाया, या बच्चे ने ग्रहण करके या अर्जित करके सीखा तो उसकी हमने उसको व्याकरण सिखाई। वो बच्चा स्वर भाषा व्याकरण के साथ आता है, वो खुद ही उसके कॉन्सेप्ट बना देता है भाषा के। आगे बढ़ते हैं भाई पियाजे की। पियाजे ने क्या कहा हुआ है? पियाजे ने बात की है परिवेश के साथ अंतःक्रिया की। बच्चा जो है परिवेश के साथ अंतःक्रिया करता है और भाषा को सीखता है। वैसे देखा जाए तो अंतःक्रिया में वाइगोस्की का ज़्यादा बल है, यहाँ पे पियाजे का बल कम है ना। पियाजे की अपेक्षा वाइगोस्की ने ज़्यादा ध्यान दिया है यहाँ पे अंतःक्रिया पर। लेकिन पियाजे ने भी कहा हुआ है कि बच्चा परिवेश से सीखता है। ये जो थे नॉम चॉम्स्की की जो बात से बिल्कुल असहमत थे, उनकी बात इन्होंने नहीं मानी। वो कह रहे थे कि बच्चा जो होता है भाषा का निर्माण करता है। इन्होंने तो अलग ही बात कही निर्माणवादी दृष्टिकोण की, कि भाषा जो होती है उसको हम सीखते नहीं हैं, उसका हम निर्माण करते हैं। इन्होंने कहा था कि जो सेंसरी मोटर होते हैं, या हम ये कहें जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उनके माध्यम से हम भाषा को ग्रहण करते हैं या परिवेश में भाषा को सीखते हैं। तो ये बात हुई निर्माणवादी दृष्टिकोण की, जो किसने दी? पियाजे ने दी। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि बच्चा आत्मसातीकरण करके समायोजन करके भाषा को सीखता है और अहम केंद्रिता करके भी सीखता है। तो परीक्षा में कई बार आया हुआ है कि अहम केंद्रिता का कॉन्सेप्ट किसने दिया? पियाजे ने दिया। अच्छा, अहम केंद्रिता होती क्या है? बात करें ईगो सेंट्रिज्म की, तो इसमें क्या होता है, खुद को केंद्र मानकर जब बच्चा खुद से बात करता है तो वो क्या होता है, अहम केंद्रिता होती है ना। वाइगोस्की ने इसको अलग नाम दिया है, आगे जान लेंगे हम। तो ये बात हुई पियाजे की। आगे बढ़ते हैं हम वाइगोस्की की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। वाइगोस्की ने समाज और संस्कृति पे काफ़ी बल दिया हुआ है कि बच्चा समाज में आके सीखता है, समाज की संस्कृति से और उसके परिवेश से अच्छे से सीखता है। इन्होंने भाषा को अंतःवाक और सामाजिक भाषा के रूप में बताया। अंतःवाक जो पियाजे ने भी कहा था कि अहम केंद्रिता के द्वारा बच्चा भाषा सीखता है, तो उन्होंने अहम केंद्रिता कहा था, इन्होंने अहम केंद्रिता को अंतःवाक कहा है, इनर स्पीच कहा है भाई, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो वही चीज़ है इनर स्पीच। और यहाँ बात हुई सामाजिक भाषा की, तो ये बात हुई वाइगोस्की की। आगे हम बात करेंगे, अगर अच्छा बात करते हैं वाइगोस्की और पियाजे के विचारों में क्या थोड़ा सा अंतर था, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर हम बात करें वाइगोस्की की, तो इन्होंने कहा था कि बच्चों में जो विचार होते हैं और भाषा होती है, दोनों का विकास अलग अलग होता है। 2 वर्षों तक बच्चे जो होते हैं उनको अलग अलग सीखते हैं। लगभग 2 साल के बाद भाषा और विचार जो होते हैं दोनों मिल जाते हैं। ये बात कही गई थी, किसने कही है? ये बात कही है वाइगोस्की ने कही है। लेकिन अगर बात करें पियाजे की, तो पियाजे ने कहा है कि पियाजे के अनुसार विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसको आगे भी बढ़ाते हैं, अर्थात
इनके अनुसार पहले बच्चों में विचार का विकास होता है, बाद में भाषा का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पियाजे ने कहा है कि बच्चे में पहले विचारों का विकास होगा, है ना, पहले उसके मस्तिष्क में विचार आएंगे और बाद में क्या होगा, भाषा का विकास होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले विचार आएंगे, बाद में क्या आएगी, भाषा आएगी। किसने कहा है भाई, पियाजे ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं भाषा के अंग की। तो जानते हैं भाषा के 4 अंग होते हैं, स्वनिम, रूपिम, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, दोनों आते रहते हैं एग्जाम में, और अर्थ विन्यास हो गया और वाक्य विन्यास हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्वनिम और रूपिम। इसके बारे में जानते हैं। स्वनिम क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं यह भाषा की सबसे छोटी क्या होती है, इकाई होती है, जिनका अपने आप में कोई खास अर्थ नहीं होता है, परंतु अगर हम स्वनिम का किसी शब्द के साथ प्रयोग करते हैं तो उसका ये अर्थ क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें, छोटा आ हुआ, बड़ा आ हुआ, ई हुआ, ऊ हुआ, और तो ये क्या हुए, हमारे स्वनिम हुए, जिनका खुद का तो अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये किसी भी शब्द में लग जाते हैं तो उसका अर्थ बदल देते हैं। आगे बात करते हैं रूपिम की। तो रूपिम क्या होता है, शब्द का छोटा रूप होता है। ध्यान दीजिएगा, रूपिम क्या होता है, इसको मॉर्फी बोलते हैं हम। ये शब्द का छोटा रूप होता है। आगे बात करेंगे अर्थ विन्यास क्या होता है भाई, जब वाक्य में सभी अर्थ या सभी शब्द अर्थपूर्ण हो तब वो क्या कहलाता है, अर्थ विन्यास कहलाता है ना। अभी कोई वाक्य दिया हो और पूरे वाक्य में जितने भी शब्द हैं उनका अगर अर्थ होता है तो वो अर्थ विन्यास कहलाता है। ऐसी बात करेंगे हम वाक्य विन्यास की। तो वाक्य विन्यास क्या होता है, वाक्य विन्यास का अर्थ है संरचना से, है ना। वाक्य विन्यास का जो अर्थ होता है संरचना से होता है, अर्थात हम जब सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और वर्ब को उचित क्रम में लिखते हैं, जैसे हमने बताया था नियमबद्ध व्यवस्था होती है भाषा, सेम वही चीज़ की बात हो रही है वाक्य विन्यास में, कि अगर हम भाषा को क्या करेंगे, सब्जेक्ट होगा, उसमें वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, एक निश्चित फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होता है, वाक्य विन्यास होता है। तो ये बात हुई भाई भाषा के अंग की। शॉर्ट में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन खास है, जान लेते हैं। द्वितीयक भाषिकता और बहुभाषिकता की। तो भाई द्विभाषिकता क्या होती है, अगर कोई बालक 2 भाषाओं को बोलता है तो क्या होता है, द्विभाषिक होता है, और वह 2 भाषाओं को बोलता है। और भाई 2 भाषाओं को बोलने से फ़ायदा क्या होता है, जान लीजिएगा आप लोग। अगर कोई बच्चा 2 भाषाओं को सीखता है, 2 भाषाओं को बोलता है, इससे फ़ायदा ये होगा कि उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो तेज़ी से होगा। क्योंकि भाई बच्चा क्या है, एक ही चीज़ को वो 2 भाषाओं में सीख रहा है, तो क्या होगा, उसका संज्ञान जो होगा काफ़ी तीव्र गति से बढ़ेगा। भाई बहुभाषिकता क्या होती है, जानते हैं आप लोग, जब एक बालक 2 या 2 से अधिक भाषाओं को बोलता है तो वो बहुभाषिकता होती है। तो भाई याद रखिएगा, बहुभाषिकता अगर बच्चे में है तो वो उसका संज्ञानात्मक विकास क्या होगा, तीव्र गति से होगा, और उसकी बुद्धि है या मानसिक विकास है वो तीव्र गति से होगी। अब बात करते हैं हम सीखने की विशेषताओं की। तो जानते हैं सीखना क्या होता है, सक्रिय होता है, सार्थक होता है और जीवन पर्यंत और सार्वभौमिक भी होता है ना। ये जीवन पर्यंत चलता है, सार्वभौमिक होता है। और सीखना क्या है भाई, विकास है, विवेकपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। और सीखना व्यवहार में परिवर्तन तो होता ही है। तो भाई ये बात हुई सीखने की विशेषताओं की। आप लोग सुन के इसको लिख लीजिएगा अच्छे से पॉज करके। आगे हम बात करेंगे मातृभाषा के शिक्षण के उद्देश्य की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करें मातृभाषा की, तो भाई सबसे प्रमुख इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है या उद्देश्य होता है, पहला है अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। बच्चे को हम मातृभाषा इसलिए सिखाते हैं कि वो अपने भावों को, मनोभावों को, विचारों को अच्छे से किसी के सामने या दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सके और वो समझा सके। समझने की क्षमता का विकास, भाई अगर बच्चे कोई भी चीज़ पढ़ रहा है और समझ के साथ उसका अर्थ ग्रहण कर रहा है तो समझने की क्षमता का विकास करना भी क्या होता है, भाषा को, मातृभाषा सीखने का ये उद्देश्य होता है। आगे बात करेंगे हम ग्रहणात्मक उद्देश्य। भाई हमें भाषा को क्या करना है, ग्रहण करना है। तो जानते होंगे आप लोग, भाषा को हम सुनकर और पढ़कर क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं।
तो सुनना और पढ़ना क्या होता है, ग्रहणात्मक कौशल होता है, रिसेप्टिव स्किल होती है। ऐसे ही अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य की बात करें, अभिव्यक्त का मतलब जानते हैं आप लोग, अपने भावों को व्यक्त करना, है ना। तो अपने भावों को व्यक्त हम कैसे कर सकते हैं, जानते होंगे आप लोग। विचारों को व्यक्त करने के लिए हम विचारों को बोल सकते हैं, है ना। हम बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो बोलकर और लिखकर हम अपने विचारों को जब प्रस्तुत करते हैं तो वो अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बोलना और लिखना क्या होता है, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल होता है। आगे बात करेंगे समीक्षात्मक उद्देश्य की। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, समीक्षा करना, है ना। मतलब कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं तो उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, या हम ये कहें कि उसकी आलोचना करना। हम अगर जब जान जाते हैं, सीख जाते हैं, ऐसी क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि किसी भी गद्य के बारे में, पद के बारे में, या किसी भी लिखी हुई सामग्री के बारे में हम जब आलोचना करना सीख जाते हैं तो वहाँ पे हमारी समीक्षात्मक उद्देश्य पूरा हो जाता है हमारा। रचनात्मक की बात करें तो उसका दूसरा नाम क्या है, सृजनात्मक। दूसरा नाम क्या है भाई, सृजनात्मक उद्देश्य। तो ये क्या होता है भाई, इसमें बात होती है मौलिकता की, है ना। कि अगर बच्चा क्या है, नई मौलिक रचना करता है, तब क्या होता है, अपने विचारों को अच्छे से प्रकट कर सकता है, या अपनी लिखित भाषा का विकास करे, या अपने बोलने की भाषा का विकास करे। इससे क्या होगा कि अपने मनोभावों को अच्छे से वो बोलकर और लिखकर वो प्रकट करेगा। तो ये क्या होगा, रचनात्मक उद्देश्य होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस की। ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्न पे कह रहा है भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पियाजे, चॉम्स्की और स्किनर और ब्रूनर। तो यहाँ पे जो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा चॉम्स्की होगा। क्या होगा भाई, चॉम्स्की होगा। चॉम्स्की ने ही बताया था कि भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है बालक में जन्मजात होती है, वो भाषा को जन्मजात रूप से ही सीख सकता है। बच्चे को हमें बस थोड़ा सा पुशअप करना है, वो भाषा को आसानी से सीख सकता है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो अगला प्रश्न क्या है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश है, कैसी है भाई, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है कि अनुचित है। तो ये जो बात है भाई, ये क्या है, स्वाभाविक है। कैसे स्वाभाविक है, हम बात करेंगे। क्योंकि हमने बताया था जो मातृभाषा होती है वो क्या होती है, स्वाभाविक होती है ना। या भाषा अर्जन की बात कर रहे हैं, जो भाषा अर्जन क्या होता है वो स्वाभाविक होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला विकल्प क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। तो दिया गया है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ये तो भी हमने बताया था आपको लेक्चर में ही। तो यहाँ पे क्या होगा, पढ़ना होगा, लिखना होगा, कि रटना होगा, कि समझना होगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पे सबसे बढ़िया विकल्प देखा जाए कौन सा होगा, तो बच्चा क्या है, भाषा को बोल तो लेता है लेकिन भाई वो पढ़ नहीं पाता है। अगर वो पढ़ पाता तो आपके पास विद्यालय में क्या करने आता है ना। वो लिख भी नहीं पाता है और रट भी नहीं पाता है, लेकिन वो समझ लेता है भाषा को, है ना। तो यहाँ पे बच्चा जो आपके पास आया हुआ विद्यालय में, तो भाषा समझ के साथ आया हुआ है, उसके पास भाषा समझ की क्षमता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। तो भाई अब बात करेंगे सीखने की। तो पहला विकल्प है भाई अवधारणाओं को सीखना, उसकी विषय वस्तु को सीखना, है ना। या फिर हम कहें कि उसकी विषय वस्तु को सीखना या उसकी उपयोगिता को सीखना, उपयोगी हो गए यहाँ पे तो, या उसकी अवधारणाओं को, शब्दावली को या फिर विषय को। तो भाई इसमें क्या होगा हमारे 120 वाले में। तो अगर हम बात करें किसी भाषा को सीखने की, तो वहाँ पे हम उसकी
अवधारणाओं को सीखते हैं, साथ में उसकी शब्दावली को भी सीखते हैं। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही होगा। विषय वस्तु को हम नहीं सीखते हैं, विषय वस्तु को तो भाई पहला और दूसरा गलत हो गया, और विषय को तो हम सीखते ही नहीं। तो जहाँ पे विषय वस्तु की बात हो रही है, विषय की बात हो रही, वो विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपने देखा कि विषय वस्तु में कि जो पहले में विषय वस्तु है तो ये भी नहीं होगा, दूसरे में विषय वस्तु है तो ये भी नहीं होगा, तीसरे और चौथे में भी क्या है, विषय है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे तीसरा विकल्प सही होगा कि अवधारणाओं के साथ सीखता है बच्चा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है सामाजिक अंतःक्रिया। तो भाई बात हुई समाज की, तो जैसे हमने आपसे कहा था कि अगर समाज की बात होगी तो कौन सही होंगे भाई बताइएगा, स्किनर होंगे कि पियाजे होंगे, चॉम्स्की होंगे कि वाइगोत्स्की होंगे। ये कौन होंगे, वाइगोत्स्की होंगे। अगर सिर्फ अंतःक्रिया की बात होती, सिर्फ अंतःक्रिया की, तब वहाँ पे क्या होता भाई, तब वहाँ पे पियाजे हो सकता था। लेकिन यहाँ पे बात हुई है सामाजिक अंतःक्रिया के, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ वाइगोत्स्की होंगे। तो अगर समाज की बात आती है, सामाजिक परिवेश की बात आती है, सामाजिक अंतःक्रिया की बात आती है, तब क्या होगा हमारा, वाइगोत्स्की होगा। आगे बढ़ते हैं हम भाई। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं स्किनर क्या है, व्यवहारवादी अवधारणा को काफ़ी महत्व देते हैं। इन्होंने बताया था, अब देखिए अंतःक्रिया की बात कही गई है, तो अंतःक्रिया की बात किसने कही थी, पियाजे ने कही थी। तो भाई यहाँ पे पहला विकल्प तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, अनुकरण की बात, तो अनुकरण की बात हो सकती है। तीसरा देखते हैं भाई, तीसरा है भाषा अर्जन क्षमता। हमने बताया था अभी आपको, अभी प्रश्न भी आया हुआ है, किसने कहा था ये चॉम्स्की महोदय ने कहा था कि भाषा जो होती है भाषा अर्जन क्षमता के माध्यम से सीखी जा सकती है। और सृजनात्मकता तो यहाँ पे गलत हो गया। तो क्या होगा भाई, जो स्किनर ने कहा था जब भाषा सीखते हैं हम अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा और सारे ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। आगे बढ़ते हैं भाई हम। आगे क्वेश्चन दिया गया है प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। भाई क्या महत्वपूर्ण है भाई, 4 विकल्प दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। पाठ्य पुस्तक है, समाचार पत्र है, और बाल साहित्य है, और पत्रिका है। तो भाई देखा जाए हम बच्चों को भाषा पुस्तक के द्वारा भाषा को नहीं सिखा सकते हैं, समाचार पत्र के द्वारा भी नहीं, पत्रिका के द्वारा भी नहीं। अगर वहाँ पे बाल साहित्य की बात होती है, क्योंकि बाल साहित्य एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चा रुचि लेता है और भाषाओं को सरलता से सहजता से सीखने का प्रयास करता है, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या होगा, बाल साहित्य होगा, है ना। तो भाषा विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, बाल साहित्य होगा। अगर अब विकल्प में बाल साहित्य आ रहा है तो संभवतः वो क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम, बात करेंगे भाषा सीखने और भाषा अर्जन करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है। भाई 2 ही विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे। पहला है पाठ्य सामग्री की भाषा परिवेश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम भाषा सीखने की बात करेंगे और भाषा अर्जन करने की बात करेंगे तो इसके जो अंतर का आधार क्या होगा, हमारा भाषा परिवेश होगा। कैसे, अगर मान लीजिए एक बालक है वो हिंदी भाषाई क्षेत्र में रह रहा है तो वो हिंदी को आसानी से सीख जाएगा, लेकिन अंग्रेजी को सीखने में उसको कठिनाई होगी। लेकिन एक बच्चा है जो अंग्रेजी भाषी क्षेत्र में रह रहा है तो वह अंग्रेजी को अच्छे से सीख जाएगा, लेकिन हिंदी को सीखने में उसको कठिनाई होगी। तो परिवेश एक ऐसा माध्यम है जो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या करता है, अंतर को प्रकट करता है। अगर हम दोनों के अंतर को हम कम कर दें या परिवेश एक ऐसा उपलब्ध कराएं जिसमें बच्चा चीज़ों को आसानी से ग्रहण कर सके और सीख सके, तो वहाँ पे क्या होगा, अर्जन भी आसानी से होगा और अधिगम भी आसानी से होगा। अगला प्रश्न है भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। तो भाई ध्यान दीजिएगा विकल्पों को। पहला विकल्प है अभिभावकों का साक्षर होना। तो भाई क्या ज़रूरी है कि आपके माता पिता साक्षर हो तभी आप भाषा को सीख सकेंगे, तो भाई ऐसा नहीं है, पहला विकल्प तो गलत हो गया। आगे है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। क्या ये ज़रूरी है कि भाई भाषा अध्यापक की भाषा ज्ञान अधिक हो तभी वो सिखा सकेगा।
ऐसा भी नहीं है भाई। सीखना क्योंकि हमको है, बालकों को सीखना है, तो मेहनत हमें करनी पड़ेगी, ना कि अध्यापकों को। अध्यापक सिर्फ मार्गदर्शक होते हैं, ये नहीं है कि आपको रटा देंगे, है ना। अगला है भाषा का समृद्ध परिवेश। तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने आपसे पहले ही कहा था कि अगर भाषा में समृद्ध परिवेश आता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो संभवतः सही क्या या 100% सही ही होता है। समृद्ध परिवेश के बारे में हमने बात पहले ही कही हुई है कि जहाँ पे लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना सभी कौशलों का विकास किया जाए, वो समृद्ध परिवेश होता है। तो संचार माध्यमों का प्रयोग गलत होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे दिया गया है भाषा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है, ये नोम चॉम्स्की ने कहा हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, यह कथन कैसा है। तो ये कथन भ्रामक है, भ्रामक नहीं है। आंशिक रूप से सत्य है, ऐसा भी नहीं है। पूर्णतः सत्य है, ऐसा भी नहीं है। पूर्ण सत्य नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, पूर्णतः सत्य है ना। ये सभी भाषाएं जो होती हैं उनकी देखा जाए लिपि लगभग एक जैसी ही होती हैं, थोड़ा सा फेरबदल होता है, लगभग एक जैसी ही होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता, इसके बारे में किसने कहा था, किसके बारे में, नोम चॉम्स्की ने कहा था, है ना। तो बच्चे अपनी भाषा, जो जन्मजात भाषा है, भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन किसे महत्व नहीं देता। ध्यान दीजिएगा, बात कर रहे हैं नहीं की, किसे महत्व नहीं देता है। तो अनुकरण की बात तो भाई स्किनर ने कही थी, है ना। यहाँ बात हो रही भाषा अर्जन की, तो भाषा अर्जन क्षमता की बात तो कही थी नोम चॉम्स्की ने, तो पहला विकल्प तो गलत हो सकता है। आगे देखते हैं। समृद्ध भाषा परिवेश तो भाई बिल्कुल सही है भाई। भाषा नियमों में परिवर्तन होता है, ये भी बात सही है। और भाषा नियमों में विस्तार भी हम कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो देखा जाता है कि नहीं की बात कर रहे थे, यहाँ पर पहला विकल्प क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा में शब्दों का प्रयोग करती है। भाई ध्यान दीजिएगा, रोशनी जी क्या कर रही हैं, मातृभाषा का प्रयोग कर रही हैं। भाषा शिक्षा के रूप में आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई, हम क्या करेंगे देखते हैं। तो पहला विकल्प है कि रोशनी को समझाएंगी कि यह गलत है। भाई गलत क्यों है, वो तो मातृभाषा का प्रयोग कर रही है, बिल्कुल सही है, उसको प्रयोग करने दो भाई, है ना। तो ये तो गलत हो गया। अगला है, मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा बनाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। अगला देखते हैं, मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद करेगी, कि अनुवाद कर करके सीखेगी वो, या कहें मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर एक अध्यापक हैं तो कभी भी हमें बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना नहीं करनी है, उसको हमें क्या करना है, स्वीकार करना है। आगे बढ़ते हैं हम, बस 2 प्रश्न बचे हुए हैं। तो सेकंड लास्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पे बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक निर्भर करता है किस पर, भाषा की व्याकरणीय जानकारी पर। तो भाई व्याकरणीय जानकारी नहीं होगी। भाषा के कठोर आकलन पर, तो कठोर आकलन भी नहीं होंगे। पाठ्य पुस्तक पर तो हम बल देंगे ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। क्या होगा, समृद्ध भाषाई परिवेश पे, तो चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला है, लास्ट प्रश्न है भाई, ध्यान दीजिएगा। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में क्या होता है भाई, अंतर नहीं होता है, अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता है। तो अगर हम बात करें भाषा की, तो वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर नहीं होता है। तो ये आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो गई। हमने भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में अच्छे से सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो साथ में लाइक ज़रूर करें, साथ में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, जिसका लिंक यहाँ दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में शेड्यूल भी दिया गया है कि अगली क्लास कौन सी होगी, उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।